हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स और आज बच्चों हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने से पहले आज हम लोग आज का मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं। क्या लिखा है? जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ जीत नहीं बल्कि संघर्ष है। तो बच्चों जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है? आपका सक्सेस नहीं बल्कि आपका स्ट्रगल, क्योंकि आप स्ट्रगल करोगे तभी जीत मिलेगी। ठीक है बच्चों। बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फिंगर प्रिंटिंग है। बच्चों फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है? हर इंसान की स्पेसिफिक होती है। फिंगर प्रिंटिंग करना कोई नई बात नहीं है। अभी मैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। बच्चों फिंगर प्रिंट की स्टडी करना कोई नया नहीं है। बहुत पुराने समय से जो एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी कि जो ज्योतिष थे, ज्योतिषी जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टडी करते रहते थे। आपके हाथ को देख के, रेखाएं देख के बता देते थे ये लक लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ठीक है ना, ये आपके हार्ट लाइन है, इधर क्या मैरिज लाइन है, और ये आप देखो। तो ये फिंगर प्रिंटिंग तो बहुत पुराना है बच्चों। पहले यूज़ किया जाता है था फिंगर प्रिंटिंग का जानवरों के पैरों के निशान को पहचान करके हम लोग स्टडी करते थे। ये हम जानते थे कि ये किसके पैर के निशान हैं। ठीक है, अभी देखो हाथ के भी निशान को हम देखते हैं क्रिमिनल वगैरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए। बच्चों इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोग्लाइसिफिक्स। डर्मेटोग्लाइसिफिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एपिडर्मल रिजेस, यानी जो हमारे एपिडर्मिस पे जो उभार हैं, ठीक है ना, इनकी ये लाइनिंग्स को स्टडी करना, बॉडी पार्ट्स की लाइनिंग को स्टडी करना। जैसे पाम के जैसे ये पाम है ना, पाम की स्टडी करना लाइनिंग की। और बच्चों फिंगर की स्टडी करना। ठीक है बच्चों, सोल की इसी तरह कुछ लोग पैरों के निशान की स्टडी करते हैं, टोज़ यानी जो पैरों की उंगलियां हैं उसकी। और बच्चों पहली बार इसको स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने, विलियम हर्सेल। बच्चों हमको फिंगर प्रिंटिंग के बारे में तो पता चल गया कि फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। जिस प्रकार फिंगर प्रिंटिंग सबकी यूनिक होती है बच्चों, उसी प्रकार हमारे डीएनए में भी यूनिक कोड्स भरे हुए हैं। हमारे डीएनए में भी यूनिक कोड्स भरे हुए हैं। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आप जब सामान खरीदने जाते कोई भी, तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ लाइनिंग्स होती है, टैग लगा होता है। इसको बोलते हैं बार कोड्स। बच्चों एक सामान का बार कोड दूसरे सामान से मैच नहीं करता, तो ये बार कोड है हमारी बॉडी के। बच्चों हमारे डीएनए में कुछ बार कोड्स हैं, और मेरा बार कोड, मेरे डीएनए का बार कोड आपके डीएनए के बार कोड से कभी मैच नहीं करेगा। बच्चों इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है क्या? एक्चुअली डीएनए के अंदर जो कोड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का यूनिक कोड होता है। एक व्यक्ति का कोड दूसरे व्यक्ति के कोड से मैच नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या फिर इसी को बोलते हैं डीएनए टाइपिंग, या फिर बच्चों इसी को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। दिस इज द अनदर नेम ऑफ डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। तो बच्चों हमें फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पता चल गया, हमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में आइडिया लगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हर व्यक्ति की अलग अलग होती, यूनिक होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। और अगर कहीं पे कोई क्राइम साइट है, वहाँ मर्डर हो गया, तो हम किसी के भी सेल के डीएनए को निकाल करके उसकी प्रोफाइलिंग कर लेंगे या फिंगर प्रिंटिंग कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति वही है कि कोई और। क्योंकि एक व्यक्ति का डीएनए कभी भी किसी भी हालत में किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता। इसीलिए मैंने बोला इसको डीएनए बार कोडिंग भी कहा जा सकता है। डीएनए बार कोडिंग, ये मेरा बार कोड आपसे मैच नहीं करेगा, आपका बार कोड तीसरे से मैच नहीं करेगा, तीसरे का चौथे से मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस में मैच करता है। वो भी आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, उसमें भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में बच्चों मैच करेगा। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। बच्चों अगर दो बच्चे एक साथ एट ए टाइम बॉर्न हो जाएं तो उसे बोलते हैं ट्विंस। अगर एक साथ बॉर्न हुए एट ए टाइम तो उसे बोलते हैं ट्विंस। और अगर अलग अलग टाइम पे बॉर्न हुए तो उसे बोलते हैं सिबलिंग। जैसे भाई बहन, दो सगे भाई, दो सगी बहनें, एक भाई और एक बहन। तो बच्चों ट्विंस क्या होता है? सेम टाइम पे बॉर्न होने वाले बेबीज़। और बच्चों दो प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्या होता है बच्चों? इसमें देखिए ये स्पर्म है, ये ओवम है। बच्चों इससे जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद।
अब ये जाइगोट बीच से टूट गया, स्प्लिट हो गया, यानी क्लीवेज हो गया, इसका दो समान भागों में टूट गया। देखिए दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि जो क्रोमोसोम इनके पास है वही इनके पास है, जो डीएनए इनके पास है वही डीएनए इनके पास है, जो बार कोडिंग इनके पास है वही बार कोडिंग इनके पास है। बच्चों ये 100% कैसे होंगे? सेम। ये 100% सेम होंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूँ इनका रेटिना वगैरह, इनका रेटिना और इनकी जो वो थंब इम्प्रेशन होता है, थंब इम्प्रेशन या थंब प्रिंट और सोल प्रिंट, सोल प्रिंट, ठीक है बच्चों, टोस की प्रिंट, ये डिफ़र हो सकती है। ये डिफ़र हो सकती क्या होती है? तभी तो आपने देखा होगा आधार कार्ड में रेटिना और थंब प्रिंट ही लिया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये 3 इमेजेस आपको दिखाई जा रही हैं, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3। आप देख के गेस कर पा रहे होंगे इसमें से ये 2 बच्चे भी ट्विंस हैं, लेकिन ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, यानी ये 100% सेम नहीं होंगे। देखो इसका फेस देखो, बालों का टेक्सचर देखिए, ठीक है बच्चों, कलर भी देखिए डिफ़र है, जबकि ये ट्विंस हैं। लेकिन बच्चों इनको देखिए, इनका फेस भी सेम है बच्चों, इनका बालों का कलर भी सेम है बच्चों, इनका बालों का टेक्सचर भी सेम है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम है। इनका देखिए फेस बिल्कुल सेम है, आँखों का कलर भी सेम है, बस इनके फिंगरप्रिंट्स अलग हो सकते हैं, बायोमेट्रिक अलग हो सकती है। बच्चों इन 2 गर्ल्स को भी देखिए, ये चिल्ड्रंस की है और ये एडल्ट्स की है। देखिए इन 2 लड़कियों को आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का फेस सेम है, स्माइल भी सेम है, हाइट भी बिल्कुल सेम है बच्चों, और इनका क्या है, आँखों का कलर भी सेम है, ठीक है, नोज़ का शेप भी देखो बिल्कुल सेम है, हाथ वगैरह का कलर देखिए, हाथ वगैरह का शेप देखिए, बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को बच्चों मैंने शॉर्ट में MZT लिख दिया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है बच्चों, ये कितने % सिमिलर होंगे? इनका डीएनए कितने % सिमिलर होगा? 100% सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, 100% इनका सिमिलर होगा। लेकिन इनको बायोमेट्रिक के आधार पर पहचाना जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पे इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके बारे में देखते हैं, नंबर फर्स्ट के बारे में देखते हैं। बच्चों ये है डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये जो अभी हमने फिगर देखा रेड शर्ट वाले, ये है डाइजाइगोटिक। इसमें देखिए दो अलग अलग ओवा है और 2 अलग अलग स्पर्म से ये फर्टिलाइज हो गए। तो एक जाइगोट इससे बना, एक जाइगोट इससे बना, और बच्चों एक बेबी इससे डेवलप हुआ, एक बेबी इससे डेवलप हुआ। देखिए दोनों का कलर इसलिए डिफरेंट दिखाया गया है, दोनों का सेक्स भी डिफर हो सकता है। ठीक है, दोनों का सेक्स भी डिफर हो सकता है, दोनों मेल हो सकती हैं, दोनों फीमेल हो सकती हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है। लेकिन यहाँ बच्चों सेक्स सेम होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। तो इसीलिए इनका ये दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगी। ऐसा नहीं है कि एक मेल और एक फीमेल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता इस केसेस में। ठीक है बच्चों, और इनका प्लेसेंटा शेयर्ड होता है, यानी एक ही देखो प्लेसेंटा है, इनका शेयर्ड प्लेसेंटा नहीं होता, सेपरेटेड प्लेसेंटा होता है। मतलब ये उतने ही अलग हैं जितनी 2 सगी भाई बहनें या 2 बहनें या 2 भाई, ठीक है, ये बिल्कुल उतने ही डिफर हैं जितने सिबलिंग, लाइक सिबलिंग। लेकिन सिबलिंग तो कह नहीं सकते बिकॉज दे आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, इसलिए इनको सिबलिंग नहीं बल्कि क्या बोला जाता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी क्लियर हो गई। किसमें सेक्स हमेशा सेम रहेगा? तो आप बता दिए मोनोजाइगोटिक में। किसमें सेक्स सेम नहीं रहेगा? डाइजाइगोटिक। इसी कारण बच्चों ये डाइजाइगोटिक ट्विंस उतने ही डिफरेंट होते हैं जितने की 2 सगी बहनें। ये 2 सगी बहनें हैं बच्चों, देखो कितना डिफरेंस है, बट ये सेम टाइम पे बॉर्न हुई हैं। कलर में डिफरेंस है, बालों के स्टाइल में डिफरेंस है बच्चों, देख लीजिए इसमें स्माइल में डिफरेंस है, नोज़ के शेप में देखिए डिफरेंस है, आँखों के कलर में डिफरेंस है बच्चों, ये देखिए इसका डल है, इसका फेयर है। ठीक है बच्चों, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों डीएनए और क्रोमोसोम का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, रफली मैं बता दूँ कि क्रोमोसोम्स जो होता है ये, इसमें डीएनए जो होता है पैक्ड हो जाता है। जब डीएनए पैक्ड हो गया तो समझो उसको क्रोमोसोम बोलेंगे। मतलब बच्चों बताओ, पैक्ड डीएनए इज क्रोमोसोम, पैक्ड डीएनए इज क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, और ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये बच्चों क्रोमोसोम है, ये सुपर क्वाइल्ड होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे सुपर क्वाइल्ड होता है, बिल्कुल रस्सी जैसे, ये ट्विस्टेड होता है सुपर क्वाइल्ड। और बच्चों ये होता है क्वाइल्ड, और इन क्वाइल्स की यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। बच्चों न्यूक्लियोसोम बताया था कि ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है। ठीक है बच्चों, ये बात देखिए क्लियर हो गई। ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और डीएनए उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए लिपटा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये डीएनए खुल गया, बिल्कुल हिस्टोन प्रोटीन अलग करके दिखाया गया है। बच्चों बताया था डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रफली आपको ये आइडिया लग गया।
अब आइए थोड़ा सा और हम लोग अंदर चलते हैं। तो बच्चों आपको एक वर्ड बताया गया था क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या होता है बच्चों? देखिए, जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं होती है तो उसके न्यूक्लियस में बहुत सारा जाल दिखाई पड़ता है। ये फाइबर होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं। क्रोमोसोम्स हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये अनपैक्ड फॉर्म होता है और ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? क्रोमैटिन। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इस पर वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा। तो क्रोमैटिन क्या होता है? इंटरफेज में जब सेल होती है या जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती तो उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन का एक जाल बिछा होता है। इसी जाल को क्रोमैटिन कहते हैं बच्चों। और जब ये कंडेंस हो जाता है, जब इसका कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाता है? तो लास्ट में बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिन, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, क्रोमैटिन जो होती है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई पड़ती थी, मैंने आपको बताया था। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसी क्रोमैटिन पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई पड़ता था, जो कि न्यूक्लियोसोम के लिए ये वर्ड साबित होता है, न्यूक्लियोसोम के लिए, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये देखिए, न्यूक्लियोसोम ऐसे लग रहा है ये धागा है और ये मोतियों की माला है, ये धागा है और ये मोती है, ये धागा है, ये मोती है। तो बच्चों ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसे, फिर ये देखो ऐसे ये है, फिर ये देखो ऐसे, तो ऐसे लग रहा है मोतियों की माला है। न्यूक्लियोसोम की किसका बना होता है बच्चों? ये रेड वाला हिस्टोन है, आपको रिकॉल कर रहा हूँ, रेड वाला हिस्टोन है। और ये ब्लू कलर का जो कार्ड है बच्चों, ये डीएनए है। अब हिस्टोन पे अभी बताया था कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लास्ट के वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल में बनाया गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। और ये होता है H1 हिस्टोन। ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये H1 हिस्टोन होता है। और बच्चों दो न्यूक्लियोसोम के बीच के डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। आई होप सो आपको याद आ गया होगा, और नहीं आया हो तो देख लीजिएगा बच्चों। ये जो क्रोमैटिन होता है, जिस क्रोमैटिन, इस पर न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई पड़ रहा है। मान लो ये पूरा क्रोमैटिन है, तो मैं पूछूं न्यूक्लियोसोम कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो धागे पे मोतियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, यानी बीड्स का मतलब मोतियाँ, ऑन स्ट्रिंग का मतलब धागा। तो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग एंड प्रेजेंट ओवर क्रोमैटिन, ठीक है बच्चों। क्रोमैटिन जो होता है वो दो टाइप का होता है, हम इसको दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक यूक्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। आइए मैं यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में डिफरेंस बताता हूँ और एक फिगर द्वारा इसको समझाता भी हूँ। तो बच्चों ये देखिए, क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिन है, ठीक है बच्चों। इनका रिलेशन तो आपको पता है, ठीक है। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है, वो भी मेटाफेज स्टेज में। जबकि क्रोमैटिन कब दिखाई पड़ता है? इंटरफेज स्टेज में, ठीक है बच्चों। इतनी बात तो आपको पहले के वीडियो से पता होगी। अब ये देखिए बच्चों, ये देखिए क्रोमैटिन दो टाइप का है। ये देखिए न्यूक्लियोसोम यहाँ पर बहुत पास हैं, न्यूक्लियोसोम काफ़ी पास है, काफ़ी कंडेंस फॉर्म में है। तो बच्चों इसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। यहाँ देखिए, इसमें क्रोमैटिन काफ़ी क्लोज है। बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? व्हेन न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोजली टू ईच अदर, मतलब इनका जो लिंकर डीएनए है वो बहुत ही छोटा होगा। इनका जो लिंकर डीएनए है बहुत ही छोटा होगा। इस कारण क्या होगा? देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, और ये देखो लिंकर डीएनए छोटा सा है, तो ये काफ़ी पास होते हैं। ये क्यों पास होते हैं बच्चों? क्योंकि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्रोमोसोम का मेजर पार्ट बनाते हैं, या डीएनए का मेजर पार्ट इसी में इन्वॉल्व होता है। देखो, कोई चीज़ अगर पास होगी तो डीएनए का ज़्यादा हिस्सा यहाँ ऑक्युपाई हो जाएगा। बच्चों ये क्रोमोसोम का मेजर पार्ट बनाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर बच्चों? और ये जो होता है यहाँ पर जो डीएनए होता है वो उस डीएनए में बेस काफ़ी बार रिपीट करते रहता है, जैसे ATCG, फिर ये कुछ दूर के बाद फिर रिपीट करेगा, ATCG, फिर रिपीट करेगा। तो बच्चों इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, या फिर इसी को बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए, क्योंकि बच्चों ये किसी भी इसमें कोई भी ऐसा जीन नहीं पाया जाता है जो कोड कर सके, जो एक्सप्रेस हो सके। इसको नॉन कोडिंग डीएनए भी बोलते हैं, इसी को जंक डीएनए भी बोलते हैं बच्चों। जंक डीएनए, ये जंक डीएनए यानी कि 98% डीएनए का भाग जंक होता है, यानी वो कोई काम नहीं करता। तो बताओ बच्चों, रेपिटेटिव डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए या नॉन एक्सप्रेस्ड डीएनए, ये यही होता है ना। और ये 98% से भी ज़्यादा भाग ऑक्युपाई करता है, ठीक है बच्चों। जबकि बच्चों यहाँ पे देखिए, ये है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ओपन क्रोमैटिन होते हैं, मतलब इसमें देखिए न्यूक्लियोसोम एक ये है,
फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम ये है, इनके बीच में बड़ा सा लिंकर डीएनए पाया जा रहा है, लिंकर डीएनए पाया जाता है। और बच्चों ज़्यादातर जीन यहीं पर होते हैं, ये जो जीन होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ये एमआरएनए बना लेंगे और एमआरएनए से क्या बना लेंगे, प्रोटीन। ये एमआरएनए से प्रोटीन बना लेंगे। जबकि बच्चों ये वाले क्या थे, अगर यहाँ पे जीन है भी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एमआरएनए नहीं बना पाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या, प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा, ना एमआरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगा। तो बच्चों इसीलिए ये जंक डीएनए कहलाता है और ये फंक्शनल डीएनए कहलाता है। ज़्यादातर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, वो इसी पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और इनका लिंकर डीएनए बड़ा होता है। तो बच्चों यूक्रोमेटिन जो होता है वो फंक्शनल होता है और हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादातर नॉन फंक्शनल होता है। बच्चों बताइए रिपीटेटिव डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो बताएंगे आप कि ये यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन में पाया जाएगा। इसी को इसमें क्या होगे, बहुत सारे बेस पेयर रिपीट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे। इसी को सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। बच्चों बताओ, रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और बच्चों मेरा सैटेलाइट डीएनए देखा जाए और आपका, इसी में वेरिएशंस छुपे होते हैं, इसी में वेरिएशंस छुपे होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट। वेरिएशंस बच्चों कैसे आते हैं, आइदर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और या फिर आता है म्यूटेशन द्वारा। बच्चों मेजर वेरिएशन किससे आता है नेचर में, म्यूटेशन द्वारा। तो समझ में आया बच्चों, कहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज होने का चांस है, तो हेट्रोक्रोमेटिन। बच्चों बताओ, म्यूटेशन नेचर में होते रहते हैं, तो म्यूटेशन नेचर में होते रहते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ज़्यादा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अगर म्यूटेशन हुआ भी तो यहाँ पर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा। और बच्चों ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारे किसी फंक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, नहीं। मतलब इनमें म्यूटेशन हो भी जाएगा तो हमारी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ये केवल इवोल्यूशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जबकि यहाँ देखो ये फंक्शनल जीन है, ये फंक्शनल जीन है, ये इवोल्यूशन में मदद नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, एनाटमी को कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे। तो बच्चों समझ गए ना कि ये माइनर पार्ट है, ये माइनर पार्ट होता है और ये लेस देन 2% पार्ट होता है, लेस देन 2% पार्ट होता है। देखो 98% से भी ज़्यादा ये लेस देन 2%। ये नॉन कोडिंग, ये बच्चों कोडिंग, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये होंगे बच्चों। यहाँ रिपीटेटिव डीएनए नहीं पाया जाएगा, यहाँ रिपीटेटिव डीएनए पाया जाएगा। यहाँ सैटेलाइट नहीं होगा क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए को ही सैटेलाइट कहते हैं बच्चों, यहाँ सैटेलाइट पाया जाएगा। इनमें वेरिएशंस नहीं होते, हमारे आपके ये वाले जीन सेम होंगे मोस्टली, लेकिन ये वाले जीन डिफ़र हो सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन का असर सबसे ज़्यादा इन्हीं पे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हम आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। बच्चों एक चीज़ और देखिए, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में। ये क्रोमोसोम का सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, या इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता था, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। बच्चों ये टिप जो होता है इनको टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। अब बच्चों ये जो ऑरेंज कलर के जोन है ना, ये क्या है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। यानी हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, नियर द सेंट्रोमियर एंड नियर द टीलोमियर। बच्चों जहाँ मियर वर्ड आ जाए बस आप वहाँ लिख देना। तो बताइए टीलोमियर पे और सेंट्रोमियर पे क्या पाए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। जबकि बच्चों ये पर्पल कलर वाला जो पार्ट है ये यूक्रोमेटिन होता है, जो बच गया ये यूक्रोमेटिन वाला भाग होता है। बच्चों क्या लिखा है, हेट्रोक्रोमेटिन वर्सेस यूक्रोमेटिन। क्या लिखा है, हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए इज़ जनरली नॉट वेरी एक्टिव। ये जनरली बहुत एक्टिव नहीं होता है, कभी कभार एक्टिव होता है बच्चों, वो अलग केस है, मैं बताऊंगा बाद में। इन इंटरफेस दिस टाइप ऑफ क्रोमेटिन आर कॉम्पैक्ट हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब इंटरफेस में जो क्रोमेटिन काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा, अभी फिगर दिखाया था, उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। और ये काफ़ी लंबा इसमें हिस्सा पाया जाता है जो बार बार रिपीट करता रहता है। इनको सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, सीक्वेंस रिपीट करता है इसलिए रिपीटेटिव डीएनए कहा था बच्चों, और सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं बच्चों। इसी में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, इसी में वेरिएशंस छुपे रहते हैं, इसी में वेरिएशंस छुपे रहते हैं। और वेरिएशन का मुख्य कारण क्या था बच्चों, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन या फिर सडन चेंज इन द डीएनए। ठीक है बच्चों, और ये मेरा देखो, मेरे अंदर ये कोड जो होंगे ना अलग होंगे और आपके अंदर ये कोड अलग होंगे, और यही बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिलेशन किससे है बच्चों, समझ गए, वेरिएशन से।
हमारे आपके अंदर जो वेरिएशन है यही तो हमें हमारे और आपके लुक को डिफरेंट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारे और आपके डीएनए को, बार कोड को डिफर बना रहे हैं। तो बच्चों बताओ, वेरिएशन अगर आपको ढूंढना है यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी और आपकी करनी है तो कौन सा पीस लेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन का कि यूक्रोमेटिन का? हेट्रोक्रोमेटिन का, क्योंकि वेरिएशन उसी में छुपे हुए हैं। मेरा कोड अलग होगा, आपका कोड अलग होगा। सपोज मेरे डीएनए का बार कोड है ATTCG और आपका मान लो, ये तो मेरा है माई सेल्फ, ये यू, आप हो यू, आपका है मान लो कितना भी मैच करेगा तो ATTCC, और देखो आपको लग रहा था मैच होने वाला है लेकिन मैच नहीं होगा, देखो आपका डिफ़र हो गया। ये देखो एटलीस्ट एक तो डिफ़र होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, ये बेस के नंबर भी डिफ़र होंगे और बेस का जो सीक्वेंस है ना वो भी डिफ़र होंगे। मेरा आपसे मैच नहीं करेगा, आपका मेरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, जबकि देखिए यूक्रोमेटिन जो होता है इज़ जनरली मोर एक्टिव, यूक्रोमेटिन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन इंटरफेस दे आर जनरली नॉट कंडेंस, और ये कंडेंस नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस पे फंक्शनल जीन पाए गए थे, इस पे फंक्शनल जीन पाए गए थे जो प्रोटीन को कोड करते थे, कोड्स प्रोटीन। तो बच्चों मेजर पार्ट ये था और माइनर पार्ट ये था। ये जंक डीएनए का पार्ट था और ये फंक्शनल डीएनए का पार्ट था। आई थिंक कि आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बच्चों देखिए ये इंटरफेस का क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम है, आप जानते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। इसमें देखिए हेट्रोक्रोमेटिन, देखिए ये काफ़ी पास पास दिखाए जा रहे हैं। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट बना रहे हैं डीएनए का मेजर पार्ट यहीं पे होगा। ठीक है बच्चों, ये यूक्रोमेटिन है, इसमें देखिए दूर दूर न्यूक्लियोसोम है। ठीक है बच्चों, और ये माइनर पार्ट बनाते हैं। यहाँ पर फंक्शनल जीन होते हैं और यहाँ रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए होता है। इनमें वेरिएशन जल्दी नहीं आते हैं, इनमें वेरिएशन जल्दी आते हैं क्योंकि आप खुद ही सोच लो ये 98% से भी ज़्यादा भाग है। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों बताओ ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना कहाँ है, 98% से भी ज़्यादा में कि लेस देन 2% में? इसलिए 98% में ज़्यादा संभावना है। जैसे मैंने बोला ये इतनी बड़ी पत्ती है, काफ़ी बड़ी पत्ती है और इसका इतना पोर्शन जो है ये 98% से भी ज़्यादा है और ये लेस देन 2% से भी ज़्यादा है। हम इसको पत्ती ना बोल के, लीफ ना बोल के हम इसको क्या बोल दें, हम इसको बोल देते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन है और ये यूक्रोमेटिन है। तो बच्चों जो यूवी रेज आती है उन्हीं की वजह से होता है म्यूटेशन, और भी रेज से, कॉस्मिक रेज। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे गिरेंगी? मान लो ये 100 बॉल है, 100 बॉल में से 98 बॉल रेड कलर की है और 2 बॉल जो है ब्लैक कलर की है। तो ज़्यादातर ये क्या चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी किस पर ज़्यादा होगी? रेड बॉल पे गिरने की ज़्यादा होगी। वही चीज़ है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन इज़ मच मोर इन हेट्रोक्रोमेटिन एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन। दैट इज़ वाई देयर इज़ यूनिक वेरिएशन इन माई बार कोड एंड योर बार कोड। यानी मेरा बार कोड अलग है, आपका बार कोड अलग है, हमारा मैच नहीं करेगा और ये हमारा स्पेसिफिक होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो क्रोमेटिन क्या? यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच स्टेन्स लाइट, ये लाइट कलर का होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है बच्चों, इसलिए डार्क कलर का होता है। खुद ही देख लो, ये लूजली प्लेस्ड होगा तो ये दूर दूर होगा, ये डेंसली प्लेस्ड होगा तो ये काफ़ी पास पास होगा। तो बच्चों बताओ कौन सा डार्क दिख रहा है आपको? ये लाइट दिख रहा होगा, ये डार्क दिख रहा होगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब ये mRNA जो है पहले बनाएगा और फिर उससे प्रोटीन बनाएगा। ये mRNA भी नहीं बना पाएगा और प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। यानी ये नॉन कोडिंग होते हैं और ये कोडिंग। ये मेजर होते हैं डीएनए का पार्ट और ये माइनर। ये फंक्शनल होते हैं और ये नॉन फंक्शनल। यहाँ वेरिएशंस बहुत कम मिलेगा, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेरा और आपका कौन सा डीएनए का हिस्सा ज़्यादा वेरिएबल है? ये, यानी इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है? मेरे और आपके बार कोड डिफ़र है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैंने अभी पहले पिछले स्लाइड में ही बताया था आपको कि मेरा बार कोड है ATTCG और आपका ATTCCT, या कुछ और भी हो सकता है, किसी और का हो सकता है, अदर्स का हो सकता है, CGCA, बस इतना बड़ा ही हो सकता है। ठीक है बच्चों, जो बातें बताई थी आइए बच्चों देखते, लिखी होंगी। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, डज नॉट कंटेन एनी जीन, उसमें कोई जीन नहीं होते। विच एक्सप्लेन्स वाई ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट टेक्स प्लेस एट दिस साइड। यानी जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसमें जीन नहीं पाए जा रहे, वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव वाले पे। तो फिर बताइए बच्चों क्या वो कोड करेगा किसी को? ये कोड नहीं करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह नहीं करता है।
जीन एक्सप्रेशन किसका होगा बच्चों? तो क्या लिखा है? असर्सिंग जीन एक्सप्रेशन एंड जीन लोकेशन इन द सिंगल सेल इट कैन एग्जिस्ट टू फॉर्म, यानी दो फॉर्म में दिखेगा, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन बता चुका हूँ। एक्टिव जो एक्सप्रेस पार्ट होगा बच्चों वो क्या होगा? यूक्रोमैटिन, जबकि जो साइलेंस पार्ट होता है उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। साइलेंस मतलब बच्चों वो काम नहीं कर रहा है। बच्चों ये है डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे। एलेक्स जेफ्रे जो है ये इनका देखिए फ़ोटो दिया हुआ है और ये देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कोडिंग को रीड कर रहे हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कोडिंग को ये रीड कर रहे हैं। बच्चों रीड ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं। हमें आपको एक्सरे दिखाया जाए और बोला जाए बच्चों इसे किस एक्सरे में फ्रैक्चर है किस में नहीं, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे फ्रैक्चर है कहाँ पे नहीं। तो हर काम अपने एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है। ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम आप नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्ट साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। और दुनिया में पहली बार बच्चों किया था इसको सर एलेक्स जेफ्रे ने। तो इन्होंने कब किया था? 1984 में बाई डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे, ठीक है। और लेसेस्टर्स जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर किया गया था, ठीक है बच्चों। और इस डिस्कवरी के लिए इनको लोग बहुत ज़्यादा पहचानने लगे हैं। ये देखिए डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे हैं, इन्होंने क्या किया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। और ये देखिए कुछ प्रिंट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इन प्रिंट्स को रीड कर लिया जाता है। और ये देखिए डीएनए इस तरफ दिखाया गया है। बच्चों डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे और एंड जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग इन 1984 एलेक्स जेफ्रे ने डिस्कवर किया एक टेक्निक जिससे हम अपने जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कर पाएंगे। कहाँ पर कर पाएंगे? लेबोरेटरी में। और मैंने बोला था यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर, वहाँ पे किया गया था। अपने इंडिया में बच्चों पहली बार किसने किया? इंडिया में पहली बार किया था लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह ने, ठीक है। और उन्हें इंडियन फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं बच्चों। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है बच्चों? डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे। लेकिन अगर इंडियन बोल दिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो इंडियन लगा दिया जाए। अगर इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोली जाए तो आप बताओगे बच्चों, क्या बताएंगे? डॉक्टर लालजी सिंह। और लालजी सिंह डायरेक्टर रह चुके हैं हैदराबाद में। कहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCAMB बोलते हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। 1991 में लालजी सिंह ने पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थी, ठीक है। और वो भी इंडियन कोड के लिए एविडेंस पैटर्निटी केस को सॉल्व करने के लिए किया था। मतलब पैटर्निटी केस का मतलब हो गया एक ही बच्चे को दो लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा है, नहीं बी ने बोला मेरा बच्चा है, ए ने बोला मेरा बच्चा है। अब किसी एक का तो बच्चा होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट किया गया, फिर दोनों फादर्स का किया गया, जिससे मैच कर जाएगा बस वो उसी का बेबी होगा। तो पैटर्निटी केसेस को सॉल्व करने के लिए पहली बार लालजी सिंह ने किया था और वैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार एलेक्स जेफ्रे ने किया था। बच्चों ये है डॉक्टर लालजी सिंह, आप इनकी फेस देख लीजिए, इनकी शक्ल देख लीजिए। अब ये नहीं रहे, ये 2017 में ये ही इज़ नो मोर। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम है और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई गई हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका वीडियो देख लीजिएगा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सेंट्रोमियर है, देखिए बच्चों ये भी सेंट्रोमियर है, इधर टीलोमियर है, ठीक है। इस तरफ सेंट्रोमियर और टीलोमियर की तरफ क्या था बच्चों? हेट्रोक्रोमैटिन, जबकि जो बाकी का बीच का बचा हुआ भाग था वो यूक्रोमैटिन। तो देखो सेंट्रोमियर दिखाया गया है, टीलोमियर भी यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखिए टीलोमियर शो किया गया है, टर्मिनल एंड्स को बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट आर्म को बच्चों पी आर्म बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। बच्चों ये नीट 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, कि जो छोटा आर्म होता है उसको P और जो बड़ा आर्म होता है उसको Q, ठीक है बच्चों। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम को जो अनरेप्लिकेटेड है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए अनरेप्लिकेटेड वाला क्रोमोसोम इस फॉर्म में है। देखिए बच्चों ये टीलोमियर है, ठीक है, टीलोमियर, और ये सेंट्रोमियर है। बच्चों इस तरफ ये जो ये हिस्सा पाया जा रहा है, इस तरफ क्या पाए जाने की संभावना है? मैं HC लिख देता हूँ, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है बच्चों। इस तरफ भी किसकी भी संभावना है पाए जाने की? HC, हेट्रोक्रोमैटिन। तो बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन में ही क्या था? रिपीटेटिव DNA, जिसे हमने सैटेलाइट DNA भी कहा था। तो देखो रिपीटेटिव DNA जो है वो यहाँ पे पाए जाएंगे। ये मैं केवल यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि यूक्रोमैटिन में दिखा दिया गया है, ये थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए फिगर है। ये हेट्रोक्रोमैटिन का ही रिपीटेटिव DNA दिखाया जा रहा है। ये देखिए बार बार यही लाइन, यही कलर बार बार रिपीट कर रहा है।
रिपीटेटिव डीएनए कहाँ होता है? हेट्रोक्रोमैटिन में। रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमैटिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट डीएनए। इसी को सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से फिगर को एक बार और समझने की कोशिश करिए। देखिए, टीलोमियर में भी सैटेलाइट डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए की संभावना ज़्यादा होगी और सेंट्रोमियर में भी इसकी संभावना ज़्यादा होगी। तो टीलोमियर में भी ज़्यादा है, सेंट्रोमियर में भी सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। और बच्चों, ये शो किया गया कि रिपीटेटिव डीएनए एक ही कलर से शो किया जाता है और बार बार देखिए लाइन बाय लाइन रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है बच्चों। और रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? मान लो इस लाइन को हम कलर से ना समझ के रीडिंग से समझें, तो मान लो यहाँ पे ATTCCC, तो CCG ये है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। देखिए बार बार सेम कोड रिपीट कर रहा है, इसलिए रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। और बच्चों, इनमें भी कुछ हिस्से ज़्यादा रिपीट करते हैं, कुछ कम, तो उनको सैटेलाइट बोल दिया गया है। बच्चों, सैटेलाइट डीएनए की खोज कैसे हुई? हमने जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट कर लिया। आप फ्रेगमेंट कैसे करते हो? किसी भी डीएनए को हम लोगों ने पहले आरी से पचा लिया, ठीक, आरी से इसको कट कर दिया। ये जेनेटिकल सीजर होती, कई बार मैंने आपको बोला है। फिर उसके बाद बच्चों उसके कई टुकड़े हो गए। कई टुकड़े होने के बाद हम लोगों ने उसको क्या किया, यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट को देखिए इसमें टेस्ट ट्यूब में ले लिया और यूनिफॉर्म सोल्यूशन में इसको रख दिया। बच्चों, अब इसका क्या कराएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? जो नॉन रिपीटेटिव या मेन डीएनए होते हैं, मेन बैंड ऑफ डीएनए, ये देखिए ये मेन बैंड है, यानी जो रिपीट नहीं कर रहे थे, इनको मैं लिख देता हूँ नॉन रिपीटेटिव डीएनए, नॉन रिपीटेटिव डीएनए। और ये बच्चों कौन से हैं? ये रिपीटेटिव डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए या इनको रफली बोल दीजिए सैटेलाइट डीएनए। तो बच्चों देखिए, ये मेन डीएनए जो था मेजर पार्ट, ये अलग हो गया, और ये जो सैटेलाइट डीएनए था माइनर पार्ट, वो अलग हो गया। इसकी ये लाइट होता है, ये छोटा पार्ट, छोटे छोटे हिस्से थे, और ये बड़े हिस्से थे। तो बच्चों, ये जो छोटा छोटा हिस्सा था, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ गया, और जो हैवी हिस्सा था वो नीचे की तरफ चला गया। ये लाइट हिस्सा था, इसलिए बच्चों ऊपर इसकी जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती वो ऊपर तैरता है, बच्चों जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती वो नीचे तैरता है। अब देखिए, और इधर सेल की डेब्रीज है, यानी सेल के जिस सेल से निकाला था उसकी डेब्रीज, यानी कि उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो हैं। तो बताइए, जो हिस्सा नीचे चला गया वो मेन पार्ट ऑफ डीएनए है, यानी बल्क ऑफ द डीएनए, और जो ऊपर तैर रहा है जिसकी डेंसिटी कम है वो सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। इस पूरी विधि को इसको बोलते बच्चों ग्रेडियंट। और इस पूरे मेथड को क्या बोलेंगे? पूरे मेथड को क्या बोलेंगे बच्चों? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, याद रखिएगा बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है। किस विधि द्वारा सैटेलाइट डीएनए को अलग किया गया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है बच्चों। और यहाँ ग्रेडियंट किस चीज़ का लिया था? डेंसिटी के बेसिस पे लिया था ना। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो देखिए बच्चों, क्रोमोसोम को ले लिया गया। क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। हम लोग ने उसको कट कर लिया आरी की हेल्प से। आरी की हेल्प से कट करने के बाद हम लोग ने क्या किया? उसको हम लोग ने जब कट किया तो उसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा लिया। सेंट्रीफ्यूगेशन करा लिया, जिससे सैटेलाइट डीएनए देखो बच्चों अलग हो गए। सैटेलाइट डीएनए जब हमें मिले तो 3 प्रकार के सैटेलाइट मिले। माइक्रो सैटेलाइट, जो 1 से 9 बेस पेयर जहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं। मिनी सैटेलाइट, जहाँ 10 से 100 बेस पेयर तक रिपीट करते हैं। मैक्रो सैटेलाइट्स, जहाँ मोर देन 100 बेस पेयर रिपीट करते हैं। तो 3 प्रकार के मिले बच्चों। सबसे छोटा वाला माइक्रो, और उससे बड़ा वाला मिनी, और सबसे बड़ा वाला मैक्रो सैटेलाइट। और बच्चों इन्हीं को बोलते हैं टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो किसी भी एक हिस्से की हम बात करें, इन सब में टैंडम रिपीट मिलते हैं, यानी इस तीनों में ये रिपीटेटिव डीएनए, तो यहाँ कुछ हिस्सा, कुछ कोड जो होता है वो रिपीट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था AATCCG, मान लो मेरा कोड है, तो ये पहले यहाँ पे रिपीट किया, यहाँ इतने हिस्से में देखो ये लाइन से शो कर देते हैं। ये मतलब एक लाइन, ये मतलब इसका हिंट ले लेते हैं एक लाइन से, ये लेटर इस लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। बच्चों ये बेस है, ये इस लाइन से इंडिकेट कर दिया, तो यहाँ पे ये लाइन है, फिर देखो 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 यहाँ पे भी ये लाइन है, यहाँ पे भी ये लाइन है, यहाँ पे भी ये लाइन है। यहाँ ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और ज़्यादा बेस के बने होंगे और ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6,
तो 1 से 9 बेस पेयर का बना हो तो मिनी का पार्ट होगा। मान लो 10 से 100 बेस पेयर रिपीट कर रहे हो तो 1 से 9 का होगा तो माइक्रो का पार्ट होगा, और 10 से 100 बेस का रिपीटिशन हो रहा हो तो ये मिनी का पार्ट होगा। 100 से ज़्यादा का हो तो बच्चों मैक्रो का पार्ट होगा। और ये टुकड़े बार बार यही लेटर रिपीट कर रहा है, बार बार यही लेटर रिपीट कर रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं टैंडम रिपीट। सेम लेटर जब एक बार रिपीट कर रहा है, जैसे AATTCCG, तो अगला भी क्या होगा AATCCG, फिर क्या होगा AATCCG। इन्हीं को बोलते हैं टैंडम रिपीट, टैंडम रिपीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये सैटेलाइट डीएनए अलग कर लिया हम लोगों ने, इसमें मिनी सैटेलाइट और ये देखिए माइक्रो सैटेलाइट दिख रहे हैं। देखिए मिनी सैटेलाइट में ATCATGCTA TTG मान लो ये रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट कर रही है, फिर यहाँ 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 सेम रीडिंग बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है बच्चों, ये है माइक्रो सैटेलाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 तक है तो मिनी का पार्ट था बच्चों। ठीक है ना, और अगर मान लो 1 से लेके 9 तक था तो माइक्रो का पार्ट था। तो देखो यहाँ पे ATGG ये रिपीट करेगा, ATGG। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, और यहाँ पे देखो समझाने के लिए CA रिपीट कर रहा है, CA रिपीट कर रहा है, CA रिपीट कर रहा है। तो समझ गए ना बच्चों, एक ही लेटर बार बार रिपीट कर रहेगा। जैसे मान लो मेरा कोड ये है ATTCCG, फिर आ जाएगा ATTCCG, फिर आ जाएगा ATTCCG। अब बताओ बच्चों, एक ही लेटर बार बार रिपीट करे तो उसको बोलते हैं टैंडम रिपीट। क्या बोलते हैं? टैंडम रिपीट। और बच्चों एक वर्ड आने वाला है VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। क्या होता है? वेरिएबल नंबर का मतलब मेरे में 1 2 3 4 5 6 कोड है, तो आपके अंदर हो सकता है 5 वाला बेस पेयर हो। ठीक है, 5 बेस हो, किसी के अंदर 4 रिपीट कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है आपका CGC हो, या फिर आपका किसी का होगा CGGA, किसी का हो सकता है GGCCA, किसी का हो सकता है CGCCAGGAC। तो बच्चों इसकी लेंथ भी डिफर कर रही है और इसका कोड भी डिफर कर रहा है बच्चों लेंथ भी डिफर कर रही है, कोड भी डिफर कर रही है, इसलिए बोला जा रहा है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। मतलब टेंडम जो है वो उसमें उसके नंबर हमारे आपके अंदर वेरी हैं। देखो मेरा कैसा था, मेरा 1 2 3 4 5 6 बेस का बना था, और इनका बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 का भी बना है। बच्चों मेरी रीडिंग भी अलग है, आपकी रीडिंग अलग है, मेरा नंबर भी अलग है, आपका नंबर भी अलग है। इसीलिए देखो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट किसी का किसी से मैच नहीं करेगा। अगर बेस मेरे अंदर भी 6 हैं, आपके अंदर भी 6 हैं, तो भी ये क्या होंगे, मेरी रीडिंग अलग होगी, आपकी रीडिंग अलग होगी। मतलब मेरा टेंडम अलग होगा, आपका टेंडम अलग होगा, मेरा टेंडम रिपीट अलग होगा, आपका टेंडम रिपीट अलग होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसीलिए इसका नाम पड़ा वेरिएबल नंबर। मतलब नंबर भी वेरी कर रहा है टेंडम का नंबर भी वेरी कर रहा है, और जो टेंडम रिपीट है ना वो भी वेरी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसकी जो कोड है वो कितने लेटर की बनी हुई है ये भी वेरी कर रहा है, और बच्चों ये कितनी बार रिपीट करेगा ये भी वेरी कर रहा है। बच्चों जो मिनी सैटेलाइट होता है उसी में VNTR के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिनी सैटेलाइट में VNTR के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिनी सैटेलाइट VNTR यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं मिनी सैटेलाइट में, और यही DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज़ द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, ये देखिए रिपीट यूनिट साइज 100 बेस पेयर्स, यानी बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, मिनी में आपको बता चुका हूँ। माइक्रो में शॉर्ट टेंडम होते थे, यहाँ पे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट है। माइक्रो में टेंडम तो है लेकिन शॉर्ट टेंडम होते थे, और यहाँ वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट है, VNTR है। बच्चों DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है VNTR, इसीलिए मैं VNTR आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर? और ये देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है, 8 बार। यहाँ देखिए 20 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बार रिपीट कर रहा है। हर जगह देखिए नंबर वेरी कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 लोगों का जीनोम ले लिया है। ठीक है, या 3 जीनोम ले लिया है, जीनोम 1 जीनोम 2 जीनोम 3। ये देखिए टेंडम रिपीट क्या होते हैं, देखो सेम लेटर बार बार रिपीट कर रहे हैं, GATA 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 GATA। तो बच्चों यहाँ कितनी बार रिपीट किया देखा आपने? तो यहाँ 8 बार रिपीट करें, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 यहाँ से देखा जाएगा। तो 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ बच्चों 9 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 9 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं टेंडम, क्योंकि सेम लेटर है इसलिए टेंडम रिपीट। सेम लेटर जब बार बार रिपीट करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंडम, और बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए रिपीट्स। ठीक है। और VNTR क्या होते हैं बच्चों, मेरा टेंडम रिपीट अलग होगा, आपका टेंडम रिपीट अलग होगा। मान लो ये मेरा है GATA, मेरे अंदर GATA आ रहा है, तो आपके अंदर जरूरी नहीं GATA, आपके अंदर CGCAT आएगा। देखो आपका 5 वाला वेरी कर रहा है, आपका 1 2 3 4 5 बेस से बना है, मेरा 1 2 3 4 से बना है। किसी और का GGCAT, ये देखो उसका भी 5 है, आपका भी 5 है, लेकिन फिर भी देखिए क्या है, यहाँ पे देखो टेंडम रिपीट, टेंडम अलग अलग है। ठीक है, इसलिए वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। देखिए बच्चों, मिनी सैटेलाइट इज़ द ट्रैक्ट ऑफ रिपीटेटिव DNA, मतलब मिनी सैटेलाइट जो होता है वो रिपीटेटिव DNA का ही भाग है। इन विच द DNA मॉडिफाइड्स रेंजिंग इन लेंथ बिटवीन 10 to 60 बेस पेयर, 10 to 60 और 100 तक, वो रफली आपको बताया था, वो वेरी करता रहता है। एंड टिपिकली रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स, ये 5 से 50 बार रिपीट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ 10 से लेकर 100 तक लिखा था ना रफली, तो सही है, 10 से 60 लिखा है किसी बुक में, किसी बुक में 10 से 100 तक लिखा है। ये बच्चों बार बार रिपीट करता है। मिनी सैटेलाइट अकर्स एट मोर देन 1000 लोकेशन इन द ह्यूमन जीनोम, हमारे जीनोम में 1000 लोकेशन से भी ज़्यादा हैं। एंड दे आर नोटेबल फॉर देयर हाई म्यूटेशन रेट एंड हाई डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन, यानी म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है इनमें और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के शो करते हैं बच्चों। इसी वेरिएशन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों, मेरी DNA की मॉर्फोलॉजी में अलग टाइप का टेंडम होगा, आपके में अलग होगा, इसी को बोलते हैं DNA पॉलीमॉर्फिज्म, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। माइक्रो सैटेलाइट भी आपने बच्चों देखा था, ये भी रिपीटेटिव DNA का ही पार्ट है। ठीक है, ये इसमें रेंज जो होती है 1 से 6 तक होती है, कभी कभार इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो मैंने 1 से 9 इसीलिए बताया था। और ये भी टिपिकली 5 से 50 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट अकर्स एट थाउजेंड ऑफ लोकेशन। चूँकि बच्चों ये छोटे हैं तो ये देखिए, ये थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस में थे, ये उससे भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं होल जीनोम में। ठीक है बच्चों, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का चांसेस कहाँ ज़्यादा है बच्चों, मिनी सैटेलाइट में। इसलिए VNTR के मिलने की संभावना कहाँ ज़्यादा है, यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के मिलने की संभावना यहाँ ज़्यादा है। इसलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग किस टुकड़े से करेंगे, मिनी सैटेलाइट की, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। बच्चों ये देखिए, इंडिविजुअल 1, ये इंडिविजुअल 2, ये देखिए ये 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मैटरनल पैटर्नल, मैटरनल पैटर्नल। तो ये देखिए ये एलील दिखाया गया है कि इस पे ये VNTR है, ये मम्मी पे ये VNTR है, पापा पे ये VNTR है, मम्मी का ये VNTR, पापा का ये VNTR है। और जब हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग करी तो ये देखिए पूरा इसकी प्रोफाइलिंग, इस पूरे एलील की प्रोफाइलिंग यहाँ नज़र आने लगी। ठीक है बच्चों, ऐसे इंडिविजुअल 2 का देखिए, ये मदर का मान लीजिए VNTR, ये फादर का, ये मदर का, ये फादर का, तो देखिए ये पूरा VNTR यहाँ पे इसमें से इसमें आ गया। ठीक है, इसमें आ गया। बच्चों ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि जो भी हमारे DNA के अंदर जो वो रीडिंग थी, बार कोड, देखिए ये ब्लू कलर से शो किया गया था, आ गया ब्लू कलर। ये देखिए ये पर्पल कलर से शो किया गया था, पर्पल कलर आ गया। वैसे इनमें भी देखिए ब्लू कलर और पर्पल कलर, और कितने आएंगे ये लिखा भी है, A5 तो A5, A2, तो ये आपको समझ में आएगा। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको आगे। मान लीजिए ये मेरा क्रोमोसोम है, तो एक सेट मम्मी से आया है मदर, और एक सेट पापा से आया है, जिसको हम लोग मैटरनल जीनोम भी बोलते हैं, पैटर्नल जीनोम भी बोलते हैं। बच्चों ये क्रोमोसोम पे देखिए ये क्या है, ये है VNTR। तो ये देखिए क्रोमोसोम DNA का बना है, तो ये उस पर VNTR, देखो कितने VNTR हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, यहाँ 6 हैं मान लो, यहाँ कितने, 1 2 3 4, तो इनके पास 6 VNTR है, इनके पास 4 VNTR है। बच्चों इनके VNTR की रीडिंग में हो सकता है ATTCGG रिपीट कर रहा हो, और इनके VNTR में हो सकता है ATCA रिपीट कर रहा हो। ठीक है बच्चों, बार बार, तो इनकी 6 बार ये वाली रीडिंग रिपीट कर रही है, इनकी 6 वाली ये वाली रिपीट कर रही है। अब बच्चों मैं बना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो मेरे अंदर ये वाले VNTR भी कुछ आ जाएंगे और ये वाले VNTR भी आएंगे। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ ऐसा समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है तो कुछ टुकड़ा इधर उधर मिक्स हो जाता है, इसीलिए मेरा VNTR कुछ मम्मी से मैच करेगा और पापा से मैच करेगा। ठीक है बच्चों, यानी इससे पता चल जाएगा कि मैं इन्हीं की संतान हूँ, मैं इन्हीं का बेबी हूँ। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो समझ में आया होगा VNTR वाला कॉन्सेप्ट।
इसको एक और हम लोग कलर से समझते हैं तो और समझ में आ जाएगा। बच्चों इसको ऐसे देखिए, यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी वीएनटीआर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, वीएनटीआर। बच्चों मान लो ये मॉम है, मॉम का वीएनटीआर हमने दिखा दिया किस कलर से, ये ब्लू कलर से। डैड का हम लोग ने देखो दिखा दिया, ये मॉम है, ये डैड हैं। मॉम का दिखा दिया ब्लू कलर से, डैड का दिखा दिया किससे, ये येलो कलर से। बच्चों ये देखो D1 मतलब डॉटर वन में देखो कुछ मम्मी से आ गए और कुछ पापा के आ गए। देखो ये यानी कि इस बच्ची के अंदर जब डीएनए सैम्पलिंग करेंगे तो ये मम्मी का वीएनटीआर भी दिखाई देगा, पापा का वीएनटीआर भी दिखाई देगा। मतलब ये इन्हीं की डॉटर है, ये इन्हीं दोनों की डॉटर है। जरा बच्चों डॉटर 2 में चलिए क्या होगा। डॉटर 2 में देखिए मम्मी ये वाली है, मम्मी तो देखिए मम्मी से वीएनटीआर आ रहा है तो मम्मी ये हैं, लेकिन पापा ये हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये पापा नहीं हो सकते, इसका वीएनटीआर तो किसी ऐसे पापा से आ रहा है, ऐसे फादर से आ रहा है जिसमें रेड कलर का वीएनटीआर है। समझ गए बच्चों, इसको कलर से समझाया गया है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह सन में देखिए, अब आप समझ गए होंगे, देख के आप ही बताइएगा बच्चों, ये वीएनटीआर किसका है, पापा का। ये वीएनटीआर किससे आया, मम्मी से। ठीक है बच्चों, तो ये इन दोनों की संतान है कि नहीं है ना बच्चों। लेकिन इधर देखिए ये वीएनटीआर, यहाँ पे वीएनटीआर ना मम्मी से आया इनके, देखो ब्लू कलर का कोई वीएनटीआर नहीं है सन 2 के पास, और पापा का भी ग्रीन कलर का भी कोई वीएनटीआर नहीं है। मतलब ना ये इनकी मम्मी है ना ये इनके पापा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये जो बच्चा है, ये जो बेटा है, ये ना इनके पापा ये हैं ना इनकी मम्मी ये हैं। इनके पापा और मम्मी कोई ऐसी होंगी जिनके अंदर लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन वाला वीएनटीआर होगा। अब तो समझ में आ गया बच्चों, आइए पढ़ लेते हैं। बोथ डॉटर 1 एंड सन 1 शेयर्ड RFLP क्या होता है बच्चों, जो टुकड़ा हम लोग ने काटा है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जो टुकड़ा डीएनए का RE से काट देते हैं जिसमें क्या होता है वो वीएनटीआर की संभावना ज़्यादा होती है, उसी टुकड़े को RFLP कहते हैं, RFLP कहते हैं। तो देखो बच्चों RFLP यानी रफली आप वीएनटीआर कह सकते हो। तो क्या बोल रहा है, बोथ डॉटर 1 एंड सन 1, तो डॉटर 1 ये रही, सन 1 ये रहा बच्चों। इसमें क्या होता है, मॉम एंड डैड ये दोनों इनके मम्मी पापा हैं। वाइल डॉटर 2 हैज़ RFLP ऑफ मॉम, यानी इसमें देखो डॉटर 2 में मम्मी का तो वीएनटीआर है, लेकिन पापा ये है ही नहीं, ये किसी और के रेड वाले का है, रेड वाले से आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे, बट नॉट द डैड, लेकिन डैड से नहीं आया, मतलब डैड कोई और है। एंड द सन 2 डज नॉट हैव RFLPs आइदर ऑफ द पेरेंट। सन 2 में क्या है, किसी पेरेंट का वीएनटीआर नहीं, देखो ना इनका है ना इनका है, इनकी मम्मी भी कोई और है, पापा भी कोई और है। अब बच्चों पता चल गया ना, इससे आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, इतना करिए, इससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है। बच्चों आपको नई नई वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, लगे रहिए। आइए बच्चों वो स्टेप्स देखते हैं कैसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। सपोज़ ये मेरा डीएनए है बच्चों, ये मेरा डीएनए है और ये देखिए बहुत लंबा डीएनए है बच्चों। इतने लंबे डीएनए को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सबसे पहले इसको कैंची से काट दीजिए। देखिए स्टेप 1 क्या लिखा है, स्टेप 1 में लिखा है डाइजेस्ट द डीएनए विद द RE यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी जेनेटिकल सीजर या मॉलिकुलर सीजर द्वारा इसको आपने कट कर दिया। इसके देखिए टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको एग्रोस जेल से टुकड़ों को अलग करिए। इस टुकड़ों को साइज़ के अकॉर्डिंग अलग करिए। बच्चों छोटे टुकड़े आपको एनोड की तरफ मिलेंगे और बड़े टुकड़े आपको कैथोड की तरफ मिलेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों, चूँकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे बच्चों कैसा चार्ज बताया था, नेगेटिव, तो ये कैथोड उसको क्या करेगा, पुश करेगा, कैथोड उसे ढकेलेगा और एनोड उसे अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों जितना छोटा टुकड़ा होगा वो उतनी, देखो आपको मैं ऐसे बना के बता देता हूँ, जितना बड़ा टुकड़ा होगा उसका जो वेलोसिटी है उतनी कम होगी, वो आपको कैथोड की तरफ मिलेगा, और जो छोटा टुकड़ा होगा बच्चों वो आपको एनोड की तरफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। एग्रोस जेल में जेल कौन सा यूज़ करते हैं, एग्रोस जेल, जिसका नाम अगर भी सुना होगा आपने, सीवीड से निकालते हैं। सीवीड यानी बच्चों क्या, रेड एल्गी। जैसे रेड एल्गी के 2 एग्जाम्पल बताते हैं जिससे अगर निकाला जाता है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। अब बच्चों स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट अलग हो चुके हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इथीडियम ब्रोमाइड से कलर करिए और अल्ट्रा वायलेट रेज डालिए, तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ेंगे। कैसे दिखाई पड़ेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है बच्चों। अब देखो ये लेंथ, इधर लेंथ ज़्यादा है, इधर लेंथ शॉर्टर है, मतलब ये कैथोड की तरफ मिले हैं लॉन्ग वाले और ये एनोड की तरफ मिले हैं। ठीक है बच्चों, ये सेपरेट हो गए। अब ये देखिए स्टेप 4 में क्या होगा, ये सारा सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो। अब स्टेप 4 में क्या होगा बच्चों, इस जेल के अंदर है ना ये सारा, ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया कि ये जेल के अंदर सेपरेट हो चुके हैं, इसलिए ये स्टेप दिखाया गया है कि अलग हो चुके हैं। अब ये बच्चों लेकिन अभी तो जेल के अंदर ही हैं, जेल के अंदर ही हैं, बस मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए ऐसे इस फॉर्म में ले लिया। अब बच्चों ये जेल से निकालना पड़ेगा, जेल से किसी नाइट्रोसेलुलोज सीट पे इसको लेना पड़ेगा, तो इसके लिए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर यूज़ करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जेल में ये अलग हो चुके थे, ये जेल मान लो ये अंदर भरा हुआ है, ये अंदर रखा हुआ है, ये जेल है। ठीक है बच्चों, जेल। अब इस जेल में ये नाइट्रोसेलुलोज सीट रख दी, नाइट्रोसेलुलोज सीट रख दी, ये देखिए ये दिखाया गया है। फिर उसके बाद एब्जॉर्बेंट पेपर, यानी कुछ पेपर ऐसे रख दिया या टिश्यू पेपर बोल दीजिए, ऐसे रख दिया ताकि वो पानी, जेल का जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये डीएनए भी इससे आके चिपक जाएंगे। यानी डीएनए किस पे चिपक जाएंगे, जेल से निकल करके नाइट्रोसेलुलोज सीट पर चिपक जाएंगे। तो वो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ ब्लॉट जेल टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर यूजिंग सदर्न ब्लॉट टेक्निक, यानी सदर्न ब्लॉट टेक्निक अब इस्तेमाल करेंगे। अब ये सदर्न ब्लॉट टेक्निक क्या है बच्चों, आपने क्या किया, जेल के ऊपर ये सारे फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं, जेल के ऊपर फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं ना बच्चों। अब इसको क्या करो, इसको एल्कली वॉश कर दो, एल्कली वॉश करेंगे। जब बच्चों एल्कली वॉश करेंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड से कैसा हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड। अब बच्चों लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल बेस बना लेते हैं, पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं, सारे टाइप के न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, एडेनिन वाला, गुआनिन वाला, साइटोसिन वाला, ठीक है, थायमिन वाला, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बना लेते हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। इनको बोलते हैं डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होते हैं बच्चों, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और ये इनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। ये बच्चों कैसे हैं, ये तो हमारा डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव होगा, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं, हमने लेबोरेटरी में बनाए, जो कैसा होगा, जो होगा रेडियो एक्टिव। ठीक है बच्चों। और बच्चों हम लोग ने ये जो डीएनए था डबल स्टैंडर्ड था, जब इसको एल्कली वॉश किया यानी NaOH से जब इसको धोया तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम समझने के लिए पहले इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सपोज बच्चों किसी एक टुकड़े को ले लेते हैं, मान लिया इसकी रीडिंग है ATTCG, जो मैं अक्सर लेके चल रहा हूँ शुरू से। ठीक है बच्चों, ये है मेरा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड हो चुका है। आपको पता है एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ, किसी के बहुत सारे टुकड़े हैं, मैं किसी एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपके पास वो हैं फ्री न्यूक्लियोटाइड जो रेडियो एक्टिव हैं, जिनको डीएनए प्रोब कहते हैं, PROBE, डीएनए प्रोब। ठीक है, रेडियो एक्टिव है कि नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ये एडेनिन का है, ये साइटोसिन का है, ये गुआनिन का है, ये गुआनिन का है, ये एडेनिन का है, ये थायमिन का है, ये साइटोसिन का, ऐसे बहुत सारे बना लेते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब बच्चों ए के सामने कौन आएगा, T, तो T वाला प्रोब आके अटैच हो गया। फिर बच्चों T के सामने A वाला आ गया, फिर A वाला आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, और ये सारा प्रोब देखो जुड़ गया। ये कैसा डीएनए था, हमारा डीएनए कैसा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो नॉन रेडियो एक्टिव था। और ये बच्चों जो लेबोरेटरी में प्रोब वाला डीएनए था, अब डीएनए हाइब्रिडाइज हो गया। अब जब डीएनए बच्चों हाइब्रिडाइज हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग। सबसे पहले इसको सदर्न नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सदर्न ब्लॉट टेस्ट, सदर्न ब्लॉटिंग, इसको बोल दिया गया सदर्न ब्लॉटिंग। तो बच्चों ये क्या हुआ, सदर्न ब्लॉटिंग, समझ में आ गया। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का मतलब डीएनए को हाइब्रिडाइज बना दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोब। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, जब इसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म पे रखेंगे, बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म आप जानते हो ना कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जब रेडियो एक्टिव किरणें गिरती हैं तो ये रेडियो एक्टिव है, तो बच्चों ये रेडिएशन निकालेगा, तो इसका सारा इंप्रेशन फोटोग्राफिक फिल्म पर आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, डीएनए फ्रेगमेंट आर बाउंड टू द फिल्टर पोजीशन आइडेंटिकल टू दोज ऑफ जेल। मतलब जिस प्रकार जेल के अंदर की कोड थी वैसे यहाँ कोड बन गए, तो फोटोग्राफिक फिल्म पर कोड बन जाने को बोलते बच्चों ऑटो रेडियोग्राफी। तो यही बच्चों ये जो फिल्म है ये प्रेजेंट कर दी जाती है कोर्ट वगैरह में, जिससे पता चल जाता है, जज साहब जो होते हैं या मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो मैच करा लेते हैं कि देखिए वो उधर देख के लाइनों को बता देंगे कितनी लाइनें किससे मैच कर रही हैं, मम्मी का प्रूफ पापा का प्रूफ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उनकी संतान है कि नहीं है। तो बच्चों इसका फिजिकल प्रूफ देने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट का सहारा लिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एलेक्स जेफरे ने ये पूरी फिल्म ले ली है और इस पर ये देखिए रीडिंग आ गई सारी। ये फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक एक्सरे, जिस पे क्या हो गया है, जिस पे
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दर्शाई गई है। अब इसी को मैच करा के पता लग जाता है कि ये किसका डीएनए सैंपल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल एविडेंस होता है, ये होता है फिजिकल एविडेंस। ठीक है, क्योंकि हो सकता है साइंटिस्ट ने टेस्ट कर लिया हो, ऐसा कोई प्रूफ ना मिले तो क्या होगा, तो साइंटिस्ट हो सकता है झूठ बोल रहा हो कि भाई किसी अपराधी को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जज को तो चाहिए फिजिकल प्रूफ। तो वो फिजिकल प्रूफ होता है फोटोग्राफिक एक्सरे, जिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। जज साहब खुद उसको मैच करा लेते हैं और मैच कराने के बाद फिर वो बता देते हैं कि हाँ ये एक्यूज है कि नहीं। एक्यूज मतलब बच्चों अपराधी। ठीक है बच्चों, एक बार सारा स्टेप बता देता हूँ फिर से। पहले डीएनए लीजिए, उसको काटिए, काटने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करिए। सेपरेट करने के बाद अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यूवी लाइट डालिए और इथीडियम ब्रोमाइड का उपयोग करिए। और ये लॉन्गर फ्रेगमेंट आपको कैथोड की तरफ मिलेंगे, शॉर्टर वाले आपको एनोड की तरफ मिलेंगे, और एग्रोस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों अब इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे आप, नाइट्रोसेल्युलोज सीड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए एल्कली वॉश कर देंगे। अब सिंगल स्टैंडर्ड बढ़ जाने के बाद कोई ना कोई रीडिंग उसमें होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, जो प्रोब बनाए गए हैं इसको से हाइब्रिडाइज करा देते हैं। हाइब्रिडाइज करने के मेथड को पहली बार सदन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए नाम पड़ गया सदन ब्लॉटिंग टेस्ट। सदन ब्लॉटिंग बोलने लगे। जब सदन ब्लॉटिंग कर देंगे तो ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और जब फोटोग्राफिक फिल्म रख देंगे या एक्सरे रख देंगे तो ये जो रेज निकलेंगी इनसे रेडियो एक्टिव प्रोब से, ये क्या करेंगे, इनका इंप्रेशन वहाँ छोड़ देंगी। इन्हीं इंप्रेशन को रीड करके मैच करा लिया जाता है। बच्चों ये था पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक समरी। आइए बच्चों, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज स्टेटेड इन द प्रेसीडिंग सेक्शन। बच्चों मैंने आपको एचजीपी में बताया था कि हम सब के 99% जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 99% सेम होते हैं? हाँ बिल्कुल 99% सेम होते हैं, यानी 3 × 10⁹ हमारे पास टोटल बेस पेयर हैं। तो बच्चों इसका केवल 0.1% ही डिफ़र होता है। अगर इसका 0.1% निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर, और 3 × 10⁶ मतलब 30 लाख के करीब डिफरेंस है। तो बच्चों ये थोड़ा मोड़ा डिफरेंस नहीं है। 0.1% तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब वैल्यू काफ़ी बड़ी हो तो फिर 0.1% भी काफ़ी बड़ा होता है। देखिए 30 लाख के करीब आ गया, तो 30 लाख डिफरेंसेस है बच्चों। इन्हीं में VNTR मिलेगा, मेरा VNTR और आपका VNTR यहीं पे अलग होगा। तो बच्चों हमारे आपके अंदर कितनी सिमिलरिटी है, 99.9% बेसिस आर सिमिलर बिटवीन मी एंड यू। बट बच्चों हमारे और आपके अंदर कितने डिफरेंसेस हैं, 3 × 10⁶ बेस पेयर, यानी 30 लाख के करीब डिफरेंसेस हैं बेस के। ठीक है, एज्यूमिंग द ह्यूमन जीनोम, हमारे जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेज वुड देयर बी डिफरेंसेस। तो बताओ बच्चों, मैंने निकाल दिया, इतने डिफरेंट होंगे 30 लाख। इट इज़ these differences in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance। मतलब इसी डिफरेंस के कारण मैं अलग दिख रहा हूँ, आप अलग दिख रहे हो, इसी के कारण हम सब डिफर हैं। अब बच्चों इफ़ वन एम टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल, यदि मेरे और आपके अंदर कोई जेनेटिक डिफरेंस को निकालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा, या किसी और इंडिविजुअल के जो हमारी पॉपुलेशन को बिलोंग करता है निकालने की कोशिश की जाए, या डीएनए को सीक्वेंस किया जाए, एवरी टाइम वुड बी ए डाउंटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। तो बच्चों ये बहुत महंगा काम है और ये बहुत मुश्किल। डाउंटिंग मतलब मुश्किल और एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोई सस्ती चीज़ नहीं है कि मतलब आपने तुरंत निकाला और कर लिया उसको एग्जामिन। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। इन्होंने बोला जो 3 × 10⁶ बेस पेयर हैं इनको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी 30 लाख बच्चों बेस पेयर मेरे आपके मैच करने पड़ेंगे या किसी के मैच करने पड़ेंगे, तब तो मैं और आपके बारे में पता चल पाएगा कि मैं आपसे डिफ़र हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी 2 इंडिविजुअल। बच्चों बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए मुश्किल नहीं है। वो किसी भी 2 इंडिविजुअल के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत आसानी से और जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। DNA fingerprinting involves identifying differences in the some specific region of DNA sequence called the repetitive DNA।
बच्चों जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है उसी में तो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मैंने बताया वहीं पे पाया जाता है सैटेलाइट, और सैटेलाइट में ही पाया जाता है मिनी और माइक्रो सैटेलाइट, और बच्चों मिनी सैटेलाइट में VNTR होता है। मैं आपको इसीलिए सब कुछ पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए आपको डीएनए सीक्वेंस में जो डिफरेंस हैं वो मिलेंगे आपको रिपीटेटिव डीएनए में, बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस, इस सीक्वेंसेस में एक छोटा छोटा टुकड़ा डीएनए का बार बार रिपीट करेगा। याद करो मैं अपना बार बार बता रहा था, AA T C मान लो, तो AA T C मान लो, ये बार बार रिपीट कर रहा था। ये जो रिपीट होने वाले डीएनए हैं इनको आप बल्क डीएनए यानी मेजर डीएनए से अलग कर पा रहे थे, ठीक है। और आपको दो तरह के पीक मिल रहे थे बच्चों, दो पीक मिलेंगे, एक मेजर पीक और एक माइनर पीक, दो पीक आपको मिलेंगे। तो ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे हम लोग ने अलग किया था बच्चों, मैंने पूरा बताया है आपको इमेज द्वारा, जो एनसीईआरटी में नहीं है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया था। बल्क डीएनए यानी बच्चों जो मेन वाला डीएनए था वो मेजर पीक बनाएगा, यानी ये मेन डीएनए था, इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए देखो मेन पीक बनाएगा। और बच्चों जो ये नीचे ये जिसकी डेंसिटी कम थी, जो ऊपर की तरफ था, वो सैटेलाइट डीएनए होगा, वो सैटेलाइट डीएनए होगा, वो स्मॉल पीक बनाएगा। देखो अदर पीक स्मॉल पीक है, तो मेजर पीक जो था बच्चों वो मेन डीएनए का बना, और जो माइनर पीक बना वो बच्चों सैटेलाइट डीएनए का बना। और इन्हीं को ये देखिए सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं। जो माइनर वाला या स्मॉल वाला पीक है सैटेलाइट डीएनए का क्या कहा जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन बच्चों AT रिच और GC रिच के अकॉर्डिंग, और लेंथ ऑफ सेगमेंट के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बोला था ना, मान लो मेरा AA T C है, आपका है CGCAT, तो मेरे में देखो 1 2 3 4 5 6 है, आपके में सिर्फ 5 है। मेरा सीक्वेंस अलग है, आपका अलग है। तो देखो क्या लिखा है, बेस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी एडनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब के आधार पे। फिर उसके बाद लेंथ के आधार पे, देखो मेरी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, आपकी लेंथ थोड़ी कम है। फिर देखिए नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, मेरे में हो सकता है 50 बार रिपीट करे, आपके में हो सकता है 49 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो सब कुछ अलग होगा। तो इसको सैटेलाइट डीएनए को हम कितने भागों में, वैसे तो मैंने 3 भागों में क्लासीफाई किया था, एनसीईआरटी ने बच्चों इसको 2 भागों में क्लासीफाई किया, माइक्रो और मिनी, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा वाला माइक्रो, उससे बड़ा वाला मिनी। यहाँ पे शॉर्ट टेंडम मिले थे, यहाँ शॉर्ट टेंडम मिले थे बच्चों, फिगर दिखाया था ना आपको। और यहाँ क्या मिले थे, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। एक बार फिगर फिर दिखाता हूँ, देखो बच्चों मिनी सैटेलाइट में VNTR, और जबकि माइक्रो सैटेलाइट में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक है बच्चों, क्लियर। और ये देखिए रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कम बेस पेयर होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा बेस पेयर रिपीट करते हैं। अब देखिए बच्चों एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड एनी प्रोटीन। बताइए क्या ये जो मिनी और माइक्रो सैटेलाइट थे, या रिपीटेटिव डीएनए मैं बोल दूं, सैटेलाइट को ही रिपीटेटिव डीएनए बोला था, क्या ये किसी प्रोटीन को कोड कर रहे थे बच्चों? नहीं, क्योंकि ये हेट्रोक्रोमैटिन के पार्ट थे, ये हेट्रोक्रोमैटिन के पार्ट थे। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा बच्चों। बट दे फॉर्म ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। याद करो हेट्रोक्रोमैटिन मोर देन 98% बताया था, ये जंक डीएनए था, याद करिए, ये लार्ज प्रोपोर्शन बनाते हैं हमारे जीनोम का। दिस सीक्वेंस सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और बच्चों मेरा और आपके अंदर वेरिएशन यही छुपा हुआ था ना, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म था। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेरा डीएनए आपसे वो मैच नहीं करेगा बल्कि वेरी करेगा। मेरा बारकोड आपसे, आपका बारकोड किसी और से, किसी और का बारकोड किसी और से कभी मैच नहीं करेगा, और इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी पाई जाएगी। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बच्चों यही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमारा आपका जो अलग है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए बच्चों हर एक टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है ना, ब्लड में पाया जाता है बच्चों, एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, क्योंकि हम मैमल्स में मैच्योर आरबीसी में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मतलब बाद में न्यूक्लियस गायब हो जाता है, तो आपको ब्लड लेना तो है, लेकिन आपको क्या क्या नहीं लेना, मैच्योर आरबीसी। ब्लड में सबसे कॉमन सेल कौन सी लेनी है बच्चों? WBC लेनी है। पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग WBC से ही करी गई थी। और हेयर फॉलिकल ले सकते हैं, स्किन की सेल ले सकते हैं, बोन की सेल ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं, स्पर्म्स वगैरह ले सकते हैं, ये सब काफ़ी आसान है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मेरा स्पर्म लिया गया, या मेरा सलाइवा लिया गया, या मेरा बोन लिया गया, या मेरा स्किन लिया गया, या मेरा हेयर फॉलिकल लिया गया, तो बच्चों मैं तो जाइगोट से ही बना हूँ,
मेरे अंदर तो वही सारे क्रोमोसोम हैं जो हर सेल में होंगे, मेरी हर सेल में डीएनए तो वही होगा जो एक सेल में वही दूसरी सेल में है, तो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगी। मतलब अगर मेरे इस वाले से AATTCC सीक्वेंस है तो सभी सेल्स में ये सीक्वेंस सेम रहेगा। दे बिकम द वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन, इसलिए कोई भी सेल ले लीजिए, आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। फोरेंसिक एप्लीकेशन, फोरेंसिक क्या होता है बच्चों, जब आप MBBS करोगे तो एक ब्रांच होगी फोरेंसिक साइंस। इसमें क्या होता है, किसी का मर्डर हो जाए तो कितनी बोर की कारतूस से हुआ है, कितने MM की पिस्टल से हुआ है, ठीक है बच्चों, और वो कितनी देर जिंदा रहा फिर मरा, या उसको मार के फिर उसके बाद फांसी लगाई गई कि फांसी लग के मरा, तो ये फोरेंसिक में आप पढ़ेंगे। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर द इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों ये पॉलीमॉर्फिज्म मम्मी पापा से आएगा। मैंने आपको बताया था मम्मी का क्रोमोसोम, पापा का क्रोमोसोम, मम्मी का VNTR, पापा का VNTR मुझ में आया था। चलिए फिगर फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, बताया था मम्मी का VNTR 6 था, पापा का VNTR 4 था, ठीक है बच्चों, मेरे अंदर यही तो VNTR आए थे, मेरे अंदर यही सारे VNTR आए थे। और फिर मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी बताया था आपको। ये देखिए, ये जो डॉटर है ये इनकी डॉटर है, क्योंकि आपको देखो इनसे भी VNTR मिला, इनसे भी VNTR मिला। ये इसकी मम्मी तो है, लेकिन इसके पापा ये नहीं है, देखो, क्योंकि पापा का VNTR कैसा था, येलो कलर से शो किया गया, यहाँ तो रेड है। इसी तरह ये सन 1 ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा है, लेकिन सन 2 को देखो, ना ये इनकी मम्मी है ना इनके पापा है। याद आ गया बच्चों, क्लियर? तो ये इनहेरिटेबल होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चलते हैं। तो बच्चों बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या था, म्यूटेशन, और ये पॉलीमॉर्फिज्म पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। देखो क्या लिखा है, फर्दर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट। इसी कारण मैं अपने मम्मी और पापा से VNTR जो मुझे मिला है वो मेरे अंदर है, तो अगर आपकी मम्मी पापा से मेरा मैच कराया जाए DNA फिंगरप्रिंट तो कभी नहीं मैच करेगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स वाले केस सॉल्व हो जाते हैं। मान लो अभी बताया था आपको, वो जो एग्जांपल कलर वाला बताया था कि कौन किसकी डॉटर है, कौन किसका सन है, सब पता चल गया था ऑन द बेसिस ऑफ VNTR। पॉलीमॉर्फिज्म इन द DNA सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म से आप जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जेनेटिक मैपिंग के बारे में बाद में बताऊंगा। इट इज़ एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन मीन्स ऑफ सिंपल टर्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरा DNA का सीक्वेंस अलग है, आपका अलग है। इसका कारण ये है कि मेरे मम्मी पापा अलग हैं, आपके अलग हैं। इसका कारण ये है कि मेरे मम्मी पापा का VNTR अलग है, आपका अलग है, तो कभी मैच ही नहीं हो सकता। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी जीन के लेवल पे जो वेरिएशन हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या बताया था बच्चों, म्यूटेशन। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मेन कारण है म्यूटेशन, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, क्योंकि ये तो NCERT का चैप्टर 6 चल रहा है बच्चों। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6। एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की शुरुआत में भी आपने देखा, इन म्यूटेशन में, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन जर्मिनल सेल। बच्चों म्यूटेशन दो जगह हो सकते हैं, या तो सोमैटिक सेल में या तो जर्मिनल सेल में। देखो जर्मिनल सेल वो होती है जैसे स्पर्म और ओवा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी हो सकता है, सेक्स सेल्स में भी म्यूटेशन हो सकता है, और सोमैटिक सेल में भी म्यूटेशन हो सकता है। अगर जर्म सेल में म्यूटेशन नहीं हुआ, इफ़ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर्स इंडिविजुअल, अगर ऐसा म्यूटेशन जर्म सेल में हुआ जिससे किसी इंडिविजुअल में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो एबिलिटी टू ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो उसके बेटे में क्या, देखो अगर मान लो यू क्रोमैटिन में चेंज होता तो प्रॉब्लम आ जाती, हेट्रोक्रोमैटिन में चेंज हुआ तो बच्चों उस बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी। यानी मेरे मम्मी पापा में जो चांसेस ऑफ म्यूटेशन है वो कहाँ ज़्यादा है बच्चों, हेट्रोक्रोमैटिन में, जंग DNA में। तो मुझ में क्या कोई अबनॉर्मलिटी आई, नहीं आई। तो लिखा है इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा ही जैसे मेरे मम्मी पापा में से मुझे मिली, आपके मम्मी पापा को से आपको मिलेगी। कैसे मिली, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एलील क्या होते हैं? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम द चैप्टर 5। एलील पता होता है, एक ही जीन को कितने अल्टरनेटिव फॉर्म से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको एलील बोलते हैं बच्चों। एलील का वीडियो भी लास्ट वाला देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द सीक्वेंस वेरिएशन एंड ट्रेडिशनली has been described as the DNA polymorphism if more than one variant at the locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01। बोल रहे हैं बच्चों, इसीलिए क्या होता है, एक ही जीन के वेरिएंट फॉर्म पैदा होते रहते हैं, एक ही जीन के वेरिएंट फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ऐसा हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में अक्सर देखा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 0.01% से ज़्यादा होती है। इन सिंपल टर्म, इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन द पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज़ रिफर्स टू एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। और यही बहुत सारी जो हमारे अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, हमारे और आपके अंदर म्यूटेशन के कारण, यही DNA पॉलीमॉर्फिज्म का आधार था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस, मैंने बोला था हेट्रोक्रोमैटिन यानी नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जांपल दे के 100 बॉल वाला, 100 बॉल थी जिसमें से 98 जो थी वो कैसी थी, रेड और 2 ब्लैक थी, ठीक है। दिस सीक्वेंस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, तो उसमें कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ उससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, मम्मी पापा से आपके अंदर कोड नॉन कोडिंग पार्ट आ गए, वेरिएशन आ गया, लेकिन उससे आपकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जीन पहले भी एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द हेट्रोक्रोमैटिन। तो अभी आपके अंदर भी एक्सप्रेस नहीं होंगे, आपकी अगली पीढ़ी में भी एक्सप्रेस नहीं होंगे बच्चों, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी मार्फोलॉजी में बदलाव आ गया, हम आप अलग हैं, सब मम्मी पापा से भी अलग दिख रहे हैं। दीज म्यूटेशन कीप अप ऑफ एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो मैंने बोला ना, आपके अंदर गए, आपके बच्चों में गए, उससे आगे गए, तो लगातार ऐसे पाइलअप होते जाएंगे। फ्रॉम वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म, और यही कारण है कि पॉलीमॉर्फिज्म आता जा रहा है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कई प्रकार का हो सकता है। कभी कभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो चेंज होते हैं काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन में। याद करिए, हम लोग ने SNPS बोला था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, याद करिए। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, इस आप देखो इवोल्यूशन और स्पेसिएशन भी होता रहेगा, तो इससे भी पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे। दिस टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई डॉक्टर एलेक्स जेफ्रे, बताया था आपको, फिगर भी दिखाया था इनका। और इन्होंने सैटेलाइट DNA को यूज़ किया और प्रोब को यूज़ किया। बच्चों प्रोब होते क्या हैं, पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव, ताकि इसका इंप्रेशन जो है, जो DNA की रीडिंग है वो हम पढ़ सकें। और कहाँ पढ़ सकें, एक्सरे प्लेट पर, इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। दैट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी में सैटेलाइट में ही पॉलीमॉर्फिज्म या रिपीटेटिव DNA होता है। और इस पार्ट को हमने क्या बोला था बच्चों, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व द सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, याद करिए बच्चों, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन और रेडियो लेवल्ड VNTR प्रोब। हमने रेडियो वाले रेडियो एक्टिव प्रोब बनाए थे, लिया था ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग ने क्या किया था, याद करिए, आइसोलेशन ऑफ DNA। फिर हम लोग ने क्या किया था, उसको काटा था। कैसे काटा बच्चों, जेनेटिकल सीजर या मॉलिकुलर सीजर द्वारा, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ था, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब हम लोग ने इलेक्ट्रोफोरोसिस द्वारा अलग कर लिया था, फिगर दिखाया था ना। फिर क्या किया था, ट्रांसफरिंग यानी ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। बच्चों मेम्ब्रेन का नाम नाइट्रोसेलुलोज शीट या नायलॉन शीट। फिर बच्चों क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VNTR, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VNTR प्रोब, यानी प्रोब के साथ अपना सिंगल स्टैंडर्ड जो वो था, सिंगल स्टैंडर्ड कैसे बनाया था, ये पॉइंट यहाँ मिसिंग है बच्चों, NaOH से वॉश करके। फिर देखिए बच्चों, प्रोब रेडियो एक्टिव थे, उससे हम लोग ने उसको हाइब्रिडाइज करा दिया था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बताया था ना, ये मेरा था A C मान लो G, तो यहाँ रेडियो एक्टिव कौन सा आएगा, T, यहाँ रेडियो एक्टिव प्रोब कौन सा आएगा, T, यहाँ कौन सा आएगा G, यहाँ कौन सा आएगा G, यहाँ कौन सा आएगा C। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया। अब जब इसको फोटोग्राफी फिल्म पर रखेंगे तो ये तो नॉर्मल DNA है और ये रेडियो एक्टिव है, सारा इंप्रेशन नज़र आने लगेगा। तो ये देखिए बच्चों, यही होता है प्रोब। और ये हम लोग ने DNA को हाइब्रिड बना लिया, क्योंकि ये अपना DNA है और ये लेबोरेटरी में बनाया गया है।
डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटोग्राफी, इसी टेक्निक को बोला था ऑटोग्राफी, यानी एक्सरे फिल्म पर इसका इंप्रेशन नज़र आएगा, उसको ऑटोग्राफी बोलेंगे। और ये जो पूरी स्कीम है बच्चों, ये जो रिप्रेजेंट की जाएगी, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये देखिए बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरे शो कर रहे हैं। किससे निकाला था बच्चों? सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए से निकाला था। उसमें क्या इन्होंने देखा था? VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जो मेरा और आपका डिफर होगा, हर व्यक्ति का डिफर होगा एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब NCERT क्या लिखती है बच्चों? द VNTR बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। VNTR सैटेलाइट की किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहा था। बच्चों बताओ जरा, बिना देखे किससे बिलोंग कर रहा था? मिनी सैटेलाइट से, मिनी सैटेलाइट से बिलोंग कर रहा था। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर, यानी कि टेंडमली अरेंज थे, यानी बार बार सेम लेटर आ रहे थे। याद आया? मैंने टेंडम दिखाया था और बार बार रिपीट कर रहा था। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इनकी जो VNTR की कॉपी होती है वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम बच्चों वेरी करती है, और साथ में पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करती है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, द नंबर ऑफ रिपीट्स सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन था हमारे और आपके VNTR के बीच। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ? द साइज ऑफ VNTR जो वेरी करता है वो 0.1 से 20 KB तक हो सकता है। कितना हो सकता है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VNTR का साइज कितना हो सकता है? 0.1 से 20 किलो बेस। ठीक है। कंसिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद द VNTR प्रोब, जब हमने VNTR प्रोब बना करके इसका हाइब्रिडाइजेशन कराया था, फिर ऑटोग्राम बनाया था यानी ऑटो रेडियोग्राफी कराई थी, तो हमको डिफरेंट साइज के बैंड मिले थे। दीज बैंड गिव ए यूनिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, यानी ये सब हमारा बैंड अलग मिलेगा, आपका अलग मिलेगा, और मेरा बारकोड अलग मिलेगा, आपका अलग मिलेगा। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, देखिए मैंने बोल दिया, मेरा अलग आपका अलग, पूरे पॉपुलेशन में सबका अलग, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके। बच्चों आपने PCR टेक्निक देखी थी। PCR टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक सेल का एक कोई भी क्रोमोसोम मिल गया, हम उसको क्या करते हैं, PCR से एम्पलीफाई करा लेते हैं और बहुत सारे DNA बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, सैम्पलिंग में आसानी हो जाती है, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा है, द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय द यूज़ ऑफ PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वैसे भी मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैंने अब पिछले वीडियो में लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया, और आइए फिर दिखाता हूँ इसकी एक इमेज। ये देखिए बच्चों, PCR में हम लोग थर्मल साइक्लर में कराते हैं। एक DNA को हम लोग ने ले लिया बच्चों, और DNA लेने के बाद हम लोग ने क्या किया, इसका डीनेचुरेशन करा दिया 95 डिग्री पे, एक्चुअली 94 होता है। फिर यहाँ पे देखिए 54 यानी इन्होंने 55 लिखा है, एनिलिंग करा दी, और एनिलिंग कराने के बाद 72 डिग्री पर नया DNA स्ट्रैंड बन गया। और इसके लिए बच्चों हम लोग थर्मोस्टेबल एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों, और 3 स्टेप में होता है। इस प्रकार आप केवल 30 साइकिल में DNA की एक कॉपी से आप 1 बिलियन यानी 1 अरब कॉपीज़ बना सकते हैं। 1 अरब कॉपीज़ बच्चों आप बना सकते हैं। क्या लिखा है बच्चों, कंसिक्वेंटली द DNA फ्रॉम सिंगल सेल इज़ इनफ टू परफॉर्म द DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, यानी DNA जो होता है एक सेल से आप निकाल लो तो वो इनफ है आपके लिए। ये नहीं कि आपको 50 सेल का DNA चाहिए। PCR से आप तो एम्पलीफाई कर ही लोगे, एक DNA से 1 बिलियन DNA बना सकते हैं। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस में आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। किसी का एक बाल का टुकड़ा भी मिल गया ना, तो आप उससे DNA फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे। हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, और इससे बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसका। और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की अपनी एक पहचान है, पॉपुलेशन में अपनी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हमारी अपनी एक पहचान है। सोचो हम सब एक ही शक्ल के होते तो कौन पहचानता कि कौन अविनाश शर्मा, कौन क्या। ठीक है। करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब आर यूज टू द जनरेट DNA फिंगरप्रिंट, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोब बनाए जा सकते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, ये एक क्राइम साइट से एक DNA मिला, मतलब कोई क्रिमिनल, कहीं पे कोई क्राइम हुआ, वहाँ पे क्रिमिनल्स होंगे, तो वहाँ से किसी का कुछ भी DNA मिला, यानी कि कुछ छीना झपटी में कहीं पे कुछ मांस का टुकड़ा गिर गया, या फिर क्या हुआ, ब्लड का सैंपल गिर गया, तो वहाँ से WBC से हम लोग ने DNA को निकाल लिया। और उसमें क्रोमोसोम हमको 16 नंबर के मिले, और क्रोमोसोम 2 वाला मिला और 7 वाला। देखो मम्मी का 2, मम्मी का 7, पापा का 7,
मम्मी का 2, पापा का 2, ठीक, मम्मी का 16, पापा का 16, ये मिला। अब इन पे VNTR देखिए मिले, हम लोग ने इन पे VNTR गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। इन पे VNTR देखिए अलग है, इन पे मम्मी का VNTR अलग है, पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, सबके VNTR हैं। देखो हर क्रोमोसोम पे VNTR अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इनकी क्या कर ली, इनकी VNTR के हम लोग ने DNA फिंगरप्रिंटिंग कर ली। तो इनका DNA फिंगरप्रिंटिंग इस तरीके का दर्शा दिया गया, ठीक है बच्चों, इस तरीके का इंडिकेट कर दिया गया। अब बच्चों मान लिया कि ये जो ब्लड था, ये ब्लड किसी या तो पर्सन A का है या तो पर्सन B का है। तो या तो पर्सन A का है या तो पर्सन B का है, या तो इस पर शक है पुलिस को या तो इस पर शक है, 2 लोगों पे शक है। अब अगर ये सैंपल जिस व्यक्ति से मैच कर जाएगा, बस वही क्राइम साइट पे गया होगा और वही क्रिमिनल होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, इनका भी हम लोग ने DNA, इनका भी क्रोमोसोम ले लिया, यानी इनकी सेल से भी हम लोग ने क्रोमोसोम ले लिया, इनका भी WBC ले लिया, WBC से कराते हैं बच्चों ज़्यादातर, इनका भी WBC ले लिया, और WBC से वही क्रोमोसोम निकाले गए जो क्रोमोसोम इसके पास थे, यानी क्रोमोसोम 7, तो क्रोमोसोम 7 लिया गया, क्रोमोसोम 7 था ना, तो 7 इनका भी लिया गया, इनका भी लिया गया। क्रोमोसोम 2, तो इनका भी 2 लिया गया, इनका भी 2 लिया गया। क्रोमोसोम 16, तो इनका भी 16 लिया गया, इनका भी 16। अब बच्चों देखते हैं, इनकी फिंगरप्रिंटिंग करके ये बना लिया, इनकी फिंगरप्रिंटिंग करी, ये आ गया ऑर्डर, और इनकी फिंगरप्रिंटिंग करी बच्चों, ये ऑर्डर आ गया। तो अब आप देखो, खुद देखो, ये देखो मैच कर गया, ये देखिए मैच कर गया, ये लाइन देखिए ये मैच कर गई, ये लाइन देखिए ये मैच कर गई, ये लाइन ये मैच कर गई, ये लाइन ये मैच कर गई। अब बताओ बच्चों, क्राइम साइट पर जिसका ब्लड मिला था वो C का था, और जब टेस्ट कराया गया तो किससे मैच हुआ, पर्सन A से कि पर्सन B से? बच्चों पर्सन B से। तो बताओ क्रिमिनल कौन था? क्रिमिनल था पर्सन B, पर्सन B ही क्रिमिनल था, लेकिन वो पुलिस से छुपा रहा था ताकि पुलिस कहीं उसे बंद ना कर दे उठा के, ठीक है, और फिर उसे पनिशमेंट मिल जाए, लेकिन पकड़ा गया। इसी को बोलते हैं बच्चों फोरेंसिक साइंस, इसी को बोलते हैं फोरेंसिक साइंस, ठीक है बच्चों। और ये देखिए, ये टैंडम रिपीट्स के नंबर को हम लोग ने मैच करा लिया। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा कि एक एक चीज़ की क्या होता है, टैंडम रिपीट क्या होता है, VNTR क्या होता है, सैटेलाइट क्या, मिनी क्या, माइक्रो सैटेलाइट होती है, रिपीटेटिव DNA ज़्यादा होता है या फिर मेन DNA ज़्यादा होता है, सब आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, सब कुछ आपको क्लियर करा दिया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। और बच्चों ध्यान से पढ़ाई करिए, और अभी हम लोग लाइव बैचेस चालू करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बच्चों। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और नए बैचेस को जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। बच्चों लगातार आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो बताइएगा, उसके लिए नए वीडियो बना देंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।